नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। सियासत के हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हर नतीजे का साइड इफेक्ट भी होना तय होता है। 2024 के चुनावी नतीजों पर भी ठीक यही हो रहा है। धूम धड़ाके के साथ विपक्षी गठबंधन तैयार हुआ था, लेकिन रिजल्ट सामने आते ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली के चुनाव में हमें कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद बारी आई कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नेता भी अब खुलकर कह रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव में हमें भी आम आदमी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साइड इफेक्ट एक तरफा नहीं है। कुछ सीटों पर हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक और हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक। तो उधर दूसरी तरफ मोदी कैबिनेट के बहाने विपक्ष एनडीए के साथी दलों को उकसाने में जुट गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एनडीए के साथी दलों को जो मंत्रालय दिए हैं वो झुंझुने की तरह है, यानी झुंझुना पकड़ा दिया गया है। तो आज इन तमाम सियासी हलचल के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। नतीजे आए, साइड इफेक्ट लाए। तीसरा टर्म संभालते ही मोदी सरकार फुल एक्शन में आ गई है, लेकिन एक्शन विपक्ष में भी दिख रहा है। नतीजों का साइड इफेक्ट ऐसा है कि जनता का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि अब दिल्ली के चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। इसके बाद कांग्रेस ने भी हरियाणा में एकला चलो का ऐलान कर दिया है। आम आदमी के साथ गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे है, प्रदेश के स्तर पे। इस बीच मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल पर विपक्ष की बयानबाजी शुरू हो गई है। बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुंझुना जो है थमाया गया। काम कोई न बड़ा होता है न कोई काम छोटा होता है, काम काम होता है। आप किसी भी चीज में निगेटिविटी को देखते, नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। विरोधी लोग तो जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार करते रहे हैं, तो वैसे ही उन लोगों को थोड़ी चस्का मिली है। तो उनका एक विरासत रही है, राज्य के लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि सत्ता की सीढ़ी के तौर पर बना विपक्षी गठबंधन अब दम तोड़ने लगा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, नतीजों के साइड इफेक्ट का विश्लेषण। साइड इफेक्ट नंबर 1, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर डाला है। साइड इफेक्ट नंबर 2, कांग्रेस बोली हरियाणा में नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी का साथ, अकेले लड़ेंगे चुनाव। साइड इफेक्ट नंबर 3, मंत्रालय के बहाने एनडीए के सहयोगियों को उकसाने में जुटा है विपक्ष। कह रहा है कि आपको झुंझुना पकड़ा गया है। भाई, किसी ने झुंझुना पकड़ा, किसी ने झुंझुना पकड़ाया, आपको क्या तकलीफ है? आप तो न 3 में हो न 13 में हो, यानी आप तो सरकार में हो नहीं। लेकिन साइड इफेक्ट नंबर 4, मुजफ्फरनगर में हार के बाद संजीव बालियान और संगीत सोम दोनों आमने सामने हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक विधायक का चुनाव हारा है, दूसरा सांसदी का चुनाव हारा है। और यही कहानी हरियाणा में है और इसी से मिलती जुलती कहानी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है? साइड इफेक्ट नंबर 5 यह है कि यूपी से हरियाणा तक बीजेपी के कई नेताओं ने भीतरघात का आरोप लगाया है, जो बात हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र भी इसमें सम्मिलित है। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? कुछ बड़ा होने वाला है देश की सियासत के अंदर। शहजाद पूनावाला मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेरे साथ अमीक जमई हैं, ये दोनों स्टूडियोज में मेरे साथ हैं। एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ मनीषा कायंदे जी हैं, शिवसेना की नेता प्रवक्ता। मेरे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा है, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के, उनका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। चलिए इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं आप ही के साथ। अमीक जमई साहब, आप लंबे अरसे बाद दिल्ली आ रहे हैं और इस बार जीत के लड्डू लेकर आ रहे हैं, यानी एक बड़ी जीत मिली है समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा बड़ा स्पष्ट प्रश्न यह है कि सारी बातें एक तरफ, ये झुंझुने की कहानी आपको क्यों सूट करती है? यानी एनडीए में झुंझुना बट रहा है, एनडीए में लट्टू बट रहे हैं, उसका आपसे क्या मतलब?
देखिए, प्राइम मिनिस्टर का और जो हमारे एमएचए हैं उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ऑटोक्रेटिक कैरेक्टर रहा है और एनडी अलायंस को लेकर चलने का उनका कैरेक्टर नहीं है जी। आप देखिए कि ये झुंझुने की बात ये हमने नहीं कही, प्रफुल्ल पटेल साहब जो कि देश में कई बार वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बोला उनके साथ जो कुछ हुआ वो आप सोचिए कि अलायंस का भी जुमा एक हफ्ता नहीं हुआ है। एनडीए में जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, अगर प्रधानमंत्री अलायंस को चलाने में सशक्त होते तो ये बात और आपके दफ्तर में खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल को सड़क पे आना पड़ा। हमें पूछ रहे हैं कि नवनीत सिंह बिट्टू को जो चुनाव हार गए लुधियाना से, आपने उनको वजीर बना दिया, लेकिन हमारे जो उत्तर प्रदेश वाले हैं, ओम प्रकाश राजभर जी उनके बेटे लड़े हैं, वो भी हारे हैं। निषाद पार्टी है जिसे अमित शाह जी ने कहा था कि आरक्षण का वादा था निषाद के लोगों से। तो ये जो कुछ दिख रहा है, ये अलायंस का जो फ्यूचर है वो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात है, मेरा प्रश्न ये है कि एनडीए झुंझुना दे रहा है, यानी बीजेपी आप कह रहे झुंझुना दे रही है और एनडीए के घटक दल झुंझुना ले रहे हैं, तो इसमें आपका झुंझुना कैसे नहीं? हमें तो ये दिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो दिन ब दिन जो हमें जिस तरह से वो कमजोर होते दिख रहे हैं, अगर कोई कुर्ता पजामा पहन के सड़क पे दिख जाए तो उसको भी मंत्री बना देंगे। मतलब ये हालत है कि एक पार्टी का एक एमपी है वो भी मंत्री है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से मंत्रालय बांटे गए, ये बातें एनडीए के पार्टनर से बाहर आई है। किसने बोला? हम नहीं बोल रहे हैं। आप कोट करिए, शिवसेना शिंदे गुट ने बोला, किसने बोला कि हमें झुंझुना मिला है, हमें तकलीफ है? देखिए जो अनकंफर्ट है वो अलग अलग जगहों से सामने आ रहा है। कहां से? हमारा देखिए समाजवादी पार्टी का मेन कंसर्न क्या है? मेन कंसर्न ये कि जो 10 साल की बदहाली थी एनडीए 1 एनडीए 2 की, प्रधानमंत्री जी इस देश को बताएं कि उनका 100 दिन का कार्यक्रम क्या है, एनडीए का कन्वीनर कौन है, एनडीए के प्रोग्राम क्या हैं, एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हैं, क्या वो जो नीतीश जी का जो पूरा देश का सपना रहा है कास्ट सेंसस, क्या प्राइम मिनिस्टर करवाने जा रहे हैं? क्या जो बिहार का प्रश्न है कि बिहार का स्पेशल पैकेज, हमारे वज़ीर आज़म कहते थे 2,500 ले लो, 5,000 करोड़ ले लो, 10,000 करोड़ ले लो। एक बात बताइए, बिहार बहुत ये आम आदमी पार्टी के साथ आपका यूपी के अंदर अभी अलायंस बरकरार है विधानसभा चुनावों के लिए? देखिए इंडिया अलायंस जो है एक देश के बड़े पैमाने पर साथ में है। अब आप जैसे पंजाब में देखिए, अगर पंजाब में मैं आपसे प्रश्न, ये हमारी स्ट्रेटजी है। नहीं ये आपकी स्ट्रेटजी है। मैं तो अरे आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजी, आपको मुबारक हो जी अमित भाई। लेकिन मेरा प्रश्न ये कि आम आदमी पार्टी के साथ आप यूपी में है, क्योंकि लोकसभा में थे आप, विधानसभा चुनाव में रहेंगे या नहीं रहेंगे? हम इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर्स हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ कहा है, ये देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, बाबा साहब का संविधान बड़ा है। सवाल जो पूछ रहा हूं, अरे संविधान क्या बात करें, मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस पे, ये आपसे तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं। इंडिया अलायंस की आपने बात बोली, आम आदमी पार्टी और सपा का अलायंस उत्तर प्रदेश में बरकरार है, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, हम सब लोग साथ में हैं। ठीक है, बात हो गई। ओके, सिद्धार्थ पूनावाला, देखिए सरकार आपकी बनी है, सवाल सुन सरकार आपकी बनी है, लेकिन इनको लग रहा है कि झुंझुना आप पकड़ा रहे हैं अपने अलायंस पार्टनर्स को। मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है अमीश जी कि मैंने एक भी शब्द अमीश जी के बीच में नहीं बोला, तो जैसे उन्होंने पूरा बोला और मैंने चुप रहकर सुना, वो मेरी बारी में बीच में इंटरप्ट ना करें, उनकी बुरी आदत है, और आज तो स्टूडियो में खैर अतिक्रमण किया हुआ है। एनीवेज, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हमारे हाथ में झुंझुना है या नहीं है, किसी साथी के हाथ में, आपके हाथ में तो तीसरी बार जनता ने घंटा दे दिया है, और एक ही बार नहीं, तीसरी बार। एनडीए 1 भी बनी, एनडीए 2 भी बनी, एनडीए 3 भी बनी है, और आपके हाथ में घंटा है, तो घंटा लेकर बजाते रहिए। अब मुझे पूछना है इनसे एक बात कि झुंझुना अभी क्या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया इन्होंने? बोला प्रधानमंत्री इतने कमजोर है, कोई भी दिख जाएगा बंडी पहने हुए उसको मंत्री बना रहे। फिर दूसरी ओर बोल रहे हैं कि हमने अपने इतने ताकतवर एलाय को झुंझुना दे दिया है। तो भाई, या तो प्रधानमंत्री इतने ताकतवर है कि ताकतवर एलाय को झुंझुना दे रहे हैं, या तो प्रधानमंत्री इतने कमजोर है कि किसी को भी मंत्री बना रहे। दोनों स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं? पर लॉजिक और समाजवादी पार्टी एक दिशा में तो हो ही नहीं सकते। तीसरी बात मैं आना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर क्या बट रहा है वो छोड़ दीजिए। इंडिया अलायंस में जुम्मा नहीं, जुम्मे से ज़्यादा दिन हो गए हैं, चुम्मा मौत का और विदाई का देकर हरियाणा से निकल गए कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। हुड्डा जी का आज का स्टेटमेंट है, ये चुम्मा देकर निकल गए दिल्ली से, ये आज का गोपाल राय का स्टेटमेंट है। और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, एक दूसरे को मौत का चुम्मा दे रहे हैं, ये डीके शिव कुमार का अभी का स्टेटमेंट है। सुनिए, ये झुंझुना करते करते घंटी की बात होने लगी है। कर्नाटका में परिणाम कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, और हमारे नेताओं को गांव तक में वोट नहीं मिला, आत्मनिरीक्षण करना होगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि किसके यहाँ झुंझुना, और झुंझुना किसमें? एक सेकंड, बीच में नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बीच में बात हो जाने दीजिए। अपना प्रोग्राम सर, अमीश जी 30 सेकंड और अपनी बात को समाप्त करें। अमीश जी प्लीज बीच में ना इंटरप्ट करें, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, उसके बाद सवाल जवाब होंगे। देखिए अमीश जी, अरे भाई क्या तरीका है ये? ओके, अमित भाई नाराज मत होइए,
आप ये बताइए तरीका नहीं है प्रोग्राम अमीक जमाई में करेगा humble क्या? This submission। is not the way अमीक to do जमाई the अमीक debate। जमाई मेरा मैंने निवेदन है पूरी आपके बीच में 4.5 बोलने मिनट बातें सुनी। आपने सुनी बिल्कुल मैं सुनी। पूछना चाहता हूं आपके पास 40 सेकंड अपने कि- कंप्लीट योरसेल्फ। जितेंद्र राम मांझी जैसे व्यक्ति को एमएसएमई मतलब उद्योग से जुड़ा हुआ मंत्रालय देते हैं, तो क्या ये अपमान नहीं है जितेंद्र राम मांझी जी का कि उनको कहा जा रहा है कि आपके हाथ में झुंझुना है? क्यों? क्योंकि वो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राम मोहन नायडू जी को सिविल एविएशन दिया गया, ये साउथ के लोगों का अपमान नहीं है कि उनको सिविल एविएशन दिया गया? पूरे देश के उड़ान विभाग को देखने का काम उनको झुंझुना बोला जा रहा है। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि सामाजिक जन कल्याण हो चाहे गरीब कल्याण की नीतियों की तय करने वाली मंत्रियों को मंत्रालयों को ये झुंझुना। और आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि एलओपी के पद पर कांग्रेस ने इनको पूछा तक नहीं, सीडब्ल्यूसी में रेजोल्यूशन पारित कर दिया कि हम अपना एलओपी बनाएंगे। ये होता है झुंझुना। वरना मुझे बताइए, आज ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन जी, तो मोहन जी ट्राइबल समाज, हाँ मोहन मांझी ट्राइबल समाज से आते हैं। एक उप मुख्यमंत्री भी ट्राइबल समाज से हमारी परिदा जी। इनको बोलो एलओपी जो है वो पीडीए से बना है, इनसे पूछे एलओपी पीडीए से बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, ठीक है। एक अच्छा एलओपी सवाल पीडीए है। से बनेगा कि नहीं बनेगा? आज बड़ा पूछे। बड़ा स्टेटमेंट आया राहुल गांधी का आपसे कुछ मिनट पहले। राहुल गांधी ने बोला कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ जाती बनारस से तो मोदी हार जाते। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया है। शहजादपुरा वाला से सवाल है, शहजादपुरा वाला आपसे, आप ही से सवाल है। मैं तो बोल रहा हूं कि राहुल जी से यह पूछा जाना चाहिए कि यदि उनको इतनी खातिरी थी कि प्रियंका जी इतनी ताकतवर उम्मीदवार है तो उनको चुनाव लड़ाया क्यों नहीं? मतलब राहुल गांधी ने प्रियंका वाड्रा का खेल कर दिया। ये तो मैं वही कह रहा हूं ना कि एक दूसरे को झुंझुना, कभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, कभी राहुल लेकिन प्रियंका को, अभी कभी डीके शिव ये कुमार। इंटरेस्टिंग है, प्रियंका अगर बनारस लड़ जाती तो मोदी हार जाते। भाई आपने तो अमेठी भी नहीं लड़वाया, आपने तो अमेठी भी नहीं लड़वाया उनको, आपने तो अमेठी भी नहीं लड़वाया प्रियंका गांधी वाड्रा को। और रॉबर्ट वाड्रा तो कह रहे थे मैं लड़ना चाहता हूं, हमारे इंटरव्यू में बोला रॉबर्ट वाड्रा। देखिए बताइए अभी जमाई बताइए। देखिए वाराणसी का चुनाव प्रधानमंत्री हार चुके थे जी, ये ईवीएम और डीएम के मैनेजमेंट था। आप सोचिए प्रधानमंत्री नहीं ये अनफेयर है। 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख से जीते तो बात समझ में आ रही है। 1.5 लाख, बगल में अफजल अंसारी 1,25,000, बगल में धर्मेंद्र यादव जी 1 लाख 1.25 लाख से ऊपर। जौनपुर आपकी जो वोट जिहाद की भी अपील करी थी, देखिए लगता काम कर गई। प्रधानमंत्री और हमारा एनालिसिस बता रहा है कि वोट जिहाद हुआ है, यानी एक मुश्त होकर वोट डाला गया है। प्रधानमंत्री का जो कद है उनके झूठ बोलने से, मां गंगा जी के झूठ बोलने से कद उनका गिरा, इसको एक्सेप्ट करिए आप। देखिए दूसरी बात एलओपी का नहीं, शहजाद भाई का जो जवाब है, बनारस जाते होंगे, मैं भी बनारस जाता हूं 10 साल से पहले भी जाता था और आज भी जाता हूं। और देखिए कुछ चीजें तो सपाट होती है, सही होती है, उनको सपाट बोलना चाहिए। और विदाउट डिफेंस एक सेकंड अमीक जमाई गिव मी 30 सेकंड्स। अमीक जमाई अनफेयर है ये। अब आपने बोला देखिए मैं भी बनारस जाता हूं, आप भी बनारस जाते होंगे, और सबने काशी विश्वनाथ का वो कॉरिडोर देखा है। क्या नरेंद्र मोदी ने कम काम किया काशी विश्वनाथ में? एक सेकंड काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, सर आप बीच में बोले, अब अपनी बात को कंप्लीट कर ली। पूरा फाइनेंस का एलोकेशन समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। शहजाद तो तब कांग्रेस में, जिनको मालूम ही नहीं है, ये तो कांग्रेस में थे। चलिए ओके प्रधानमंत्री जी ने नाम ले लिया, भाजपा में आ गए। चलिए क्या जवाब देंगे? मैं जवाब देता हूं। अरे आप काशी कॉरिडोर का फाइनेंस एलोकेशन जैसे अभी स्टूडियो बाकी भी मेहमान है, प्रोफेसर अनवर पाशा आप ही के गठबंधन के हैं, विवेक श्रीवास्तव आप ही के गठबंधन के हैं। देखिए ऐसा है कि इनके यहाँ पे अगर ये स्थितियां हैं कि तीसरी बार चुनाव हारने के बाद अब काशी का एलोकेशन हमने किया है, तो बहुत जल्द हम देखेंगे कि मुख्तार अंसारी को छोड़कर, अतीक अहमद को छोड़कर जय श्री राम बोलने लगे। एक ही सवाल, एक ही प्लीज सर मैं तो केवल एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अवधेश पासी और अखिलेश जी दोनों मिलकर अयोध्या में जय श्री राम बोले और मंदिर जाए। अवधेश पासी को जब पूछा गया एक पत्रकार के द्वारा कि जय श्री राम बोल दो, जय सिया राम बोल दो, पटका पहना है, तो बोला मेरी विचारधारा नहीं है। तो मैं अभी अमीक जमाई जी, आप और अवधेश जी कब जाएंगे राम मंदिर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए? बोल दीजिए। अच्छा, और काशी विश्वनाथ की आप बात कर रहे थे अमीक जमाई, काशी में, बनारस में कितना विकास हुआ है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कितना काम हुआ है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। खुद बोलती है, तस्वीरें बोलती हैं, वहां का एयरपोर्ट की रोड बोलती है और बाकी सब तमाम चीजें बोलती हैं। क्या आपको लगता नहीं है, देखिए कहने सुनने के लिए नेतागिरी में अच्छा है कि वो फलाना वहां से लड़ता जीत जाता। देखिए चुनाव हो गए हैं, नरेंद्र मोदी बनारस के, काशी के सांसद हैं, 3 बारी के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। ये कहने सुनने को अच्छा लगता, फलाना लड़ता तो जीत जाता। भैया आप लड़वा देते, किसने रोका था कांग्रेस पार्टी को? हु स्टॉप्ड कांग्रेस पार्टी? अमेठी लड़वाते यार प्रियंका जी को, वो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे मुझे अमेठी लड़वा दो, लड़वा देते। ऑल इन फैमिली, डिसाइड तो किसी और ने करना ही नहीं है।
परिवार ने तो डिसाइड करना है ना, अमीब में 36 तो फिर कर लेते डिसाइड। लेकिन पॉइंट ये है कि अमीर जमाई, मेरा सब स्पष्ट सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि जिसे कहते हैं बेगानी शादी में कहावत है अब्दुल्ला दीवाना, उस तरह की स्थिति हुई है? नहीं, देखिए, देश की हम समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी 2-3 अपोजिशंस में से एक है। हमारा सवाल, सरकार बन चुकी है, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मुबारकबाद। एलओपी कौन है? हम ये कहना चाह रहे हैं, बड़े ऑपोजिशन है, एलओपी का सवाल शहजाद जवाब ही नहीं दिया। स्पीकर कौन होगा? स्पीकर कौन होगा? एलओपी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में समाजवादियों में एलओपी को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। अरे उन्होंने पारित कर दिया, ये कहा कि कांग्रेस का होगा। आपसे पूछा तक नहीं, आपसे पूछा गया। चलिए, वो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री कौन बनता है? पीडीए समाज का नहीं होगा। सुनिए, ओहो, लेकिन मनीषा का ओके 10 सेकंड अमीर जमाई, देन मनीषा का हमारा सवाल प्रधानमंत्री जब आज जब सरकार बन गई है, तो कास्ट सेंसस जो नीतीश जी चाहते थे वो कब होगा? 5,000 करोड़ का जो विशेष पैकेज बिहार का, आंध्रा का, वो कब होगा? अग्निवीर कब स्क्रैप होगा, ये आप बताइए। 100 दिन के कार्यक्रम में आपका क्या? ठीक है, मैं एक सेकंड, मनीषा काइंदे, शिवसेना एनडीए के घटक दल है, शिवसेना शिंदे गुट की मनीषा काइंदे जी। मनीषा काइंदे, आपके नेता का बयान में पढ़ रहा हूं। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के चीफ विप हैं श्रीरंग बारणे साहब कहते हैं कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, एचडी कुमारस्वामी की पार्टी को कम सीटें मिलने के बावजूद कैबिनेट मंत्रालय दिया गया है और उनकी पार्टी के सांसद होने के बावजूद उनको इंडिपेंडेंट चार्ज का राज्य मंत्री दिया गया है। क्या आप लोगों की शिकायत है ये बीजेपी के साथ, बीजेपी ने आपके साथ अनफेयर किया है, या फिर ये चीफ विप साहब जो है ये खुद से बोल रहे हैं? देखिए, मैं आशा रखती हूं कि आप लोग मुझे बोलने देंगे और मेरी बात पूरी करने देंगे एंकर सहित। सबसे पहली बात यह है कि माननीय एकनाथ जी शिंदे ने पूरी लगन से एनडीए का काम किया है और सभी उम्मीदवारों का काम किया। हमारे जो मित्र पक्ष है, अजीत दादा पवार गुट हो या बीजेपी, कोई भेदभाव नहीं किया। हम एक परिवार की तरह हमने काम किया है। और जहां तक सवाल माननीय एकनाथ जी शिंदे का है, तो वो कोई इस प्रकार की बार्गेनिंग में रुचि नहीं रखते। हालांकि कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलता तो और खुशी होती, मगर हम काम जैसे खुद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो बेटे हैं सीएम के, उन्होंने कहा कि मुझे कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मैं पार्टी का काम करना चाहता हूं, पार्टी को बढ़ाना चाहता हूं। तो ये सब बातें हैं, ये होती रहेंगी, मगर काम करना है। और श्रीरंग बारणे जी भी 3rd टाइम के मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, स्वाभाविक है उनको लग सकता है कि कोई अपनी बात एक्सप्रेस करे, ये बात रखने का अधिकार है, चाहे वो प्राइवेटली रखे या थोड़ा बहुत मीडिया में बोल दे, मगर फिर भी हम एनडीए के साथ है, पूरे डट के खड़े रहेंगे और कोई नाराजगी नहीं है। और हमें आशा है ये तो नहीं है कि इनमें से कुछ सांसदों की बात, इनमें से कुछ सांसदों की बात उद्धव ठाकरे के गुट से हो रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि मामला तो वहां भी फंसा हुआ है ना। कोई बात नहीं है। और देखिए वहां उद्धव ठाकरे के गुट में क्या चल रहा है वो मुझे पता नहीं है। वहां की भी बातें आपके प्रसार माध्यमों के द्वारा हमें पता चल रहे हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी खासदार, कोई भी विधायक हमारा उद्धव ठाकरे के पास नहीं जाएंगे। सभी एकनाथ शिंदे जी के साथ डट कर खड़े हैं और आगे जो कोई एक्सपांशन होगा, देखिए केंद्र सरकार में बहुत सारी बातें होती है, कोई ये सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं है, कॉर्पोरेशंस है, ऐसी बहुत सारे और भी संधि हमें मिलेगी। जी, मैं रिएक्शन लेता हूं विवेक श्रीवास्तव से, और अनवर पाशा भी हैं। पहले अनवर पाशा के पास चले जाता हूं। प्रोफेसर अनवर पाशा, प्रोफेसर अनवर पाशा, आरजेडी की तो कोई खास सीटें आई नहीं इस बारी लोकसभा चुनाव के अंदर, हो अल्लाह बहुत हुआ, लेकिन अब एनडीए की सरकार बनी हुई है तो साइड इफेक्ट होने लाजमी है। आपके यहाँ भी ब्लेम गेम चल रहा है। जिस पप्पू यादव को आपने हरवाने की कोशिश करी, वो पप्पू यादव जीत गया। अब वो कह रहा है कि मुझसे बड़ा नेता कौन बिहार का, कह रहे मैं तेजस्वी से बड़ा हूं। अमीश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बिना इंटरप्शन के जो भी समय आपने दिया है मुझे बोलने देंगे, और जो इंटरप्टर्स आपके बैठे हुए हैं, जो पैनलिस्ट, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि मैंने इंटरप्ट नहीं किया है, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आप जो भी परसेप्शन चाहे बनाएं, सच यह है कि हम बिहार की लार्जेस्ट पार्टी हैं, आरजेडी बिहार की लार्जेस्ट पार्टी है, और वोट जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा हमारा है। और आप 25 में देख लीजिएगा कि हमारा दमखम जो भी है वो आप देख लीजिएगा।
रही बात पोर्टफोलियो या मंत्रालय के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। वो जिसे चाहे झुंझुन्ना पकड़ाएं, जिसे चाहे तोप पकड़ाएं, वो उनका प्रेरोगेटिव है। और ये डिपेंड करता है एलाइज पे कि वो उसको अपमान समझते हैं या सम्मान समझते हैं। वो ये मुद्दा उनका है, हमें उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। हमें इस बिहार की जनता के हवाले से जरूर ये कहना है कि बिहार की जनता पिछले 10 वर्षों से स्पेशल पैकेज के लिए बिहार के लिए इंतजार कर रही है। बिहार की जनता बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा का इंतजार कर रही है। उसके अलावा बिहार की जनता की जो समस्याएं हैं वो रोजगार से जुड़ी हुई है। क्या ये मंत्रालय जो दिए गए हैं, क्या रोजगार पैदा करने वाले मंत्रालय हैं? ये भी जवाब देना पड़ेगा नीतीश जी को। ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जो वादा किया गया था कि हम पूरे भारत में जातीय जनगणना कराएंगे, जो वंचित समाज है उसको न्याय दिलाएंगे, उसके लिए हमने जो बिहार के तर्ज पर 75% जो रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाई है ताकि वंचित समाज को उनका अधिकार मिल सके, वो पूरे देश के स्तर पर हो। हम ये चाहेंगे कि नीतीश जी इस मुद्दे को उठाएं और साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि 75% जो हमने बिहार में दिया है रिजर्वेशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के 19 शेड्यूल में उसको डालना जाए ताकि उसको बाद में कभी भारतीय जनता पार्टी छेड़खानी न कर सके। ठीक है। और उसमें अनवर भाई साहब, आपने लंबी बात अपनी रखी, मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था पप्पू यादव का जीतना, पप्पू यादव का नहीं, सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। पप्पू यादव का जीतना और उनके समर्थकों का यह क्लेम करना कि वो तेजस्वी से बड़े नेता हैं बिहार के, आप उसको कैसा मानते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव जी की बहुत ही हितैषी है तो दे दे उनको, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पप्पू यादव के समर्थक भाई, फाइनेंस दे दे उनको, रक्षा मंत्रालय दे दे उनको, आप दे दीजिए ना। नहीं, आपको हमदर्दी है ना उनसे, तो दे दीजिए आप उनको। हम चाहेंगे कि आप उनको मिनिस्ट्री दे दें, अगर आपको ज्वाइन करता है। मुझे उम्मीद है कि ध्यान पूर्वक बिना हस्तक्षेप के सुनने का दम रखिए पाशा जी। पाशा जी, सबसे पहले तो 2012-13 में स्पेशल स्टेटस और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यूपीए की सरकार ने समाप्त कर दिया। और पता है कब? जब आरजेडी को 2009 में 4 सीटें मिली थी, तब आप लोगों को झुंझुना थमाते हुए 2009 की सरकार में आप हिस्सा नहीं थे, आपको याद होगा। आरजेडी के मुखिया को भी अपमानित किया था और समाजवादी पार्टी के मुखिया और अमर सिंह को तो किस प्रकार से गेट क्रैशर कहकर बाहर निकाल दिया था। दोनों यदुवंशी पार्टियों को झुंझुना थमाकर बेइज्जत करके बाहर कर दिया था। और उस समय पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यूपीए ने समाप्त करवा दिया। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों को जो पैसा डेवोल्यूशन से मिलता है उसको 31% से बढ़ाकर 41% किया। और पाशा साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, भाजपा को तो पप्पू यादव जैसे जंगल राज लाने वाले लोगों में कोई रुचि नहीं है, पर प्रियंका वाड्रा बुलाकर उससे सेल्फी खिंचवा रही है। अब आप बता दीजिए कि आपके गठबंधन के कैंडिडेट को हराने वाला, हमारे यहां से ही गई थी बीमा भारती जी, उनको हराने वाला वो आपके लिए ज्यादा प्रियंका वाड्रा जी के लिए प्रिय है। यहां महाराष्ट्र में भी वही कहानी है, मनीषा जी बताएंगी। सांगली में एमवीए के कैंडिडेट को हराने वाला विशाल पाटिल कांग्रेस में तुरंत जाकर ज्वाइन कर लेता है। ये तो इनका गठबंधन है। और इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं और अमित जी से भी पूछना चाहता हूं, एलओपी पर क्या आपको कांग्रेस ने पूछा था? आया ना? कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। इसी पॉइंट, ये पॉइंट आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मैं डिफेंड नहीं कर रहा, पर कांग्रेस मैं आपको मेरा तर्क इसके पीछे समझिए, मेरा तर्क समझिए जी, मेरा तर्क समझिए जी। आपका मैं तर्क समझाइए। तर्क ये है, मुझे जवाब एक सेकंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज एक सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन। शहजाद को 10 सेकंड दीजिए। शहजाद, यू कैन एक्सप्लेन। बीजेपी की आपने सवाल अरे बीच में अमीश जी ने अपना एक काउंटर डाला तो अमीश जी को जवाब ना दे। वो शो चला रहे, एंकर है, शो के सबसे बड़े करता धरता है। अरे आपने पूछा है सवाल, आपसे बड़े हैं ना, आपने मुझसे सवाल पूछा है एलओपी के बारे में। एक सेकंड, अरे आप जो बात बोल रहे हो मैंने बोल दिया अनवर पाशा। एक सेकंड अनवर पाशा, 10 सेकंड रुकिए ना। ऑडियो डाउन, ओके, मेक योर पॉइंट। अमीश जी, हमारी बीजेपी की 240 है, यस। इंडिया अलायंस बोलते हैं हम 234 आगे, बहुत करीब आ गए। इंडिया अलायंस का नंबर गिनाते ना, वरना तो कांग्रेस का 99 और समाजवादी का 37 है, इनका तो 4 है ना। हम तो इनसे 100 गुना बड़े हैं। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं इनसे कि 240 और 234 जब आप गिनाते हो तो 234 को एलओपी नहीं पूछेंगे आप? ये तर्क है इनका। अब तो सारे निर्णय एक साथ खाएंगे, मैं जवाब एक साथ लेंगे। पूछा तक नहीं। अब मैं आपको जवाब अनवर पाशा 30 सेकंड बोलिए। 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। अब मुझे
आप मुझे जवाब देने दीजिए। शहजाद पूनावाला साहब को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। या अगर जानकारी है तो भ्रम फैलाने में माहिर है भारतीय जनता नौवीं पार्टी। फेल कोई पता जाकर के पढ़ लीजिए एलओपी कौन होता है। को सारे पता है जो मैंने विपक्ष कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में सीखी है, पर मुझे सबसे क्या पता? बड़ी जो पार्टी होती है, सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसी का एलओपी होगा। और प्रधानमंत्री जो सबसे किसका बड़ी होता है पार्टी फिर? होती है, उसी का एलओपी होता है। प्रधानमंत्री किसका होता है? आप तो कह रहे थे आपको प्रधानमंत्री को जानकारी शपथ नहीं होनी लेनी चाहिए। और रही बात ये अरे प्रधानमंत्री को आपने कहा शहजाद सबसे बड़ी पूनावाला पार्टी साहब के प्रधानमंत्री नेता को जनता ने प्रधानमंत्री बता नहीं दिया बनना कि चाहिए। उनकी आपके हैसियत नेताओं क्या ने है। कहा 303 से 239 पर पहुंचा दिया। अच्छा। जनता ने 303 से 239 पर पहुंचा दिया प्रधानमंत्री जी को। अच्छा अकेले जी। नहीं है, अकेले नहीं है आपके पास संख्या। ओ, आप अकेले हुकूमत नहीं अब बना संविधान सकते थे। कौन पढ़ के नहीं आपको आया? बैसाखी प्री लेनी पड़ी। पोल ये अलायंस सत्य को नहीं है। बहुमत से ज्यादा मिला ये है। सत्य नहीं है। अपने हिसाब ये से आप संविधान पढ़ लो। लेकिन देखिए अब ये फिर ए फॉर मैं एप्पल पूछ वाली रहा हूं, बात है। पीपल अलायंस अगर को बीजेपी छोड़िए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और उसके बिना बीजेपी का आपने नंबर अपना पिछली 240 है, सरकारें 249 नहीं है, पिछली 240 सरकार है एनडीए की बीजेपी का सरकार नंबर। नहीं थी। और एनडीए के पिछली घटक दल सरकार मोदी के साथ थी, हैं, और बीजेपी मोदी के जी की साथ हैं। सरकार थी। तो फिर मोदी मैं जी एक की सेकंड मैं मनीषा अब आप कायंदे से एनडीए पूछ के लेता पास आ हूं। गए। मनीषा कायंदे, लेट मनीषा कायंदे रिस्पॉन्ड। मनीषा कायंदे, ये बार बार एक चीज चलाई जा रही है कि मोदी के पास नंबर नहीं है, बीजेपी के पास नंबर नहीं है, लेकिन बीजेपी का अपना नंबर 240 है। और जो बोल रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता साहब, प्रोफेसर साहब हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनका अपना नंबर, उनकी पार्टी का नंबर 4 है। मतलब आपके पास भी सीटें इनसे ज्यादा ही हैं, 7। देखिए ऐसा है कि इनको बड़ा चढ़ाकर बात करने की आदत है और ये आज से नहीं है, पहले से है। अब बीजेपी, इन्होंने सारी ताकत लगा दी, इंडिया अलायंस ने पूरी ताकत लगा दी कि मोदी जी को किसी प्रकार सत्ता से दूर रखे। इनका एक ही एजेंडा था, एक तो अपने बेटे और बेटियों को भविष्य संभालना, पॉलिटिकल उनकी फ्यूचर को सिक्योर करना, और दूसरा मोदी जी को कैसे भी करके सत्ता से दूर रखना। इसमें भी टोटल फेल हो चुके अब। और ये सब बातें कर रहे हैं, इसके हाथ में झुंझुना थमा दिया, उसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया। इनको तो कोई बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इन्होंने क्या किया है, जो हम पर आरोप लगाते हैं, उनके स्टेट में उनकी क्या हैसियत है, उनके साथ कौन है, उनके बैकग्राउंड क्या है। तो ये सारा है कि क्योंकि शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी एक पुरानी अलायंस है, एक दूसरे की आइडियोलॉजी पहले से मैच करती है, आज से नहीं, लगभग 30 साल से आइडियोलॉजी मैच करती है। और हम हिंदुत्व को साथ लेके चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। कितना भी उन्होंने कोशिश की, मगर लेकिन आप बार-बार हिंदुत्व की बात करती हैं, लेकिन हिंदुत्व इस बार हिंदुत्व का कार्ड चला ही नहीं। उत्तर प्रदेश में तो हिंदुत्व का कार्ड चला ही नहीं। हिंदुत्व का कार्ड तो इस बार फ्लॉप हो गया। हिंदुत्व का कार्ड तो इस बार फ्लॉप हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। की पार्टी कहते हैं उसको। क्या कह रहे हैं पाशा साहब? उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ उसकी हम मीमांसा करेंगे, मगर आप आपके गिरेबान में तो झांक के देखिए ना कि आपकी पार्टी कहां पर है, आप किसके साथ बैठ सकते हो। आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आपके स्टेट में, तो आपका किसके साथ अलायंस बना है? ठीक है, अनवर पाशा पप्पू यादव को लेकर, आरजेडी और मैंने पप्पू यादव अब इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता के रूप में उभर के आए हैं। उनके खिलाफ आरजेडी की भी नेता थे, उनके खिलाफ बीजेपी के भी नेता थे, और वो चुनाव जीत के आ गए। और संख्या के टर्म में भी बिहार की नंबर 1 पार्टी है। हम किस टर्म में बिहार की नंबर 1 पार्टी है आज भी, संख्या के टर्म में भी नहीं, किस कौन से एनालिसिस में, और वोट शेयर के टर्म में भी। इसको आप बिहार आपको हासिल क्या हुआ? बिहार में 4 सीटें आपकी सर, 3 से मतलब 240 पर क्यों आ गए? जनता इसको सुन के तो अमित जवई और विवेक भी मुस्कुरा रहे हैं। विवेक जी और अमित जवई भी मुस्कुरा रहे हैं पाशा साहब की बात सुनकर। शहजाद पूनावाला, इंटरवेंशन आप संविधान बदलने चले थे, नंबर 1 पार्टी पर आपकी हैसियत को जनता ने बता दिया। आप संविधान बदलने चले थे। आप पाशा जी एक सेकंड ध्यान से देखना, जरा ध्यान से, फुल स्क्रीन लगाना। 1 2 संविधान बदलने चले थे ना, संविधान बदलने, अरे भाई संविधान सिखा दिया कि संविधान कैसे बदला जा सकता है। हर हैसियत तो बदल के करते रहेंगे मेरी बारी में। बोलिए। इनको तो वैसे लाउड स्पीकर पे ज्यादा आवाज करने की आदत है, मैं बोल देता हूँ। 1 2 3 4
ये 4 कम होता है, 12 ज्यादा होता है। अरे आपको गणित में 12 ज्यादा होता है, 1 2 3 4 कम होता है। हो सकता है 9th में फेल होने की वजह से आपको ये पता ना चला हो, पर 4 इज लेस देन 12 दिया है। ही इज द प्रोफेसर। आपके प्रधानमंत्री को जनता ने बता दिया कि आपकी हैसियत क्या है। अच्छा, ये प्रोफेसर पढ़ाई लिखाई वाले 300 से ला करके डाल दिया आपको। नहीं, इनके पार्टी के नेता तो 9वीं फेल है। 303 से लाकर 239 पे डाल दिया। इनके पार्टी के नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों ने मैट्रिकुलेशन नहीं की है। इसमें क्या इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री आप दिखा दीजिए। छोड़ दीजिए पाशा जी, आप चीखते रहिए, आप 5 बार चीखते रहिए, कोई समस्या नहीं है। पाशा जी, अब मैं बोलूं क्या? मैं बोलूं क्या कि आप बीच में घुसपैठ करते रहेंगे? पाशा जी उंगली दिखाना बंद कीजिए, उंगली दिखाने मुझे भी आती है, समझ रहे हैं ना? पाशा जी उंगली दिखाने मुझे भी आती है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। चलिए, अब मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। किस यूनिवर्सिटी में इंटायर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बता दीजिए आप। अब मैं बोल दूं क्या? बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। देखिए पाशा जी, सबसे पहले क्योंकि आप लोग सब लोग जो आरक्षण विषय छेड़ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान की बात की ना, बंगाल में तो संवैधानिक पीठ ने कहा कि ओबीसी के आरक्षण से छीन के मुस्लिमों को दे दिया धार्मिक आधार पर। बोलिए उसके साथ है कि खिलाफ है? एमवाई के चक्कर में एम को इतना आगे और वाई को इतना पीछे। अरे सुन लीजिए ना, ये बार-बार फटते क्यों हैं? क्या बोल रहे हैं? इन्होंने थोड़ी बोला है, हाईकोर्ट ने बोला है जी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा। फटने का क्या रिवाज है? आप ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगा। देखिए शहजाद होने वाला 30 सेकंड आप, देन अनवर पाशा का ऑडियो आप खोलिएगा। पाशा जी, हम डिबेट में है, बम की तरफ फटना नहीं है यहाँ पे हर 2-2 मिनट से ना, अपनी बारी में फटना है या बोलना है। अब मुझे बोलने दीजिए, मेरी बारी है, मैं अपनी बात बोल दूं। दूसरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको एक ही सवाल तीनों लोगों से पूछा है, इनके एलओपी का पद पे पीडीए बैठेगा। ये तो पीडीए कर रहे हैं ना। हमने तो जहां विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का बना दिया मुख्यमंत्री, हमने मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का बना दिया मुख्यमंत्री, हमने बना दिया मुख्यमंत्री आज मोहन जी मांझी जी को ओडिशा का मुख्यमंत्री। हमने तो हर जगह पर पीडीए को आगे बढ़ाया। हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से है। अब आप बता दीजिए कि आप इन समाजों को प्रतिनिधित्व देंगे? कांग्रेस तो पूरी नहीं। और आखिरी बात, आप एक चीज में देखिए, हमारे साथ मनीषा जी बैठी हुई है, मनीषा जी बहुत सम्मानित है। मनीषा जी को आप बार बार कॉर्नर करने की अमित जी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग वो पार्टी है, एकनाथ जी को हमारे से बहुत कम सीटें मिली है महाराष्ट्र की विधानसभा में, फिर भी हमने गठबंधन धर्म निभाते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया है। और ये बात एकनाथ शिंदे जी भी जानते हैं, और इसीलिए उनके सुपुत्र ने बोला कि मैं देश के लिए काम करूंगा, मुझे मंत्री पद का कोई मोह नहीं है। ये हमारे एलाय होते हैं। जेडीयू को भी छोटी पार्टी होने के बावजूद भी हमने मुख्यमंत्री बनाया। ये होता है गठबंधन, जहां पे हम एक दूसरे के लिए चेयर नहीं खींचते। विवेक श्रीवास्तव एक बार भी नहीं बोले, आप 3-4 बार बोल चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट इज, देखिए गठबंधन के इंडिया अलायंस के 3 लोग हैं और पक्ष के 2 लोग हैं, तो मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा। विवेक जी, मेरा प्रश्न यह है कि साइड इफेक्ट हर पार्टी हर गठबंधन में होते हैं, हार जीत के इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप एनडीए के अलायंस को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं? एक स्टेबल गवर्नमेंट जो इस समय देश में आई है, पब्लिक के मैंडेट के साथ आई है, वो आपको सूट नहीं करती। आपको मोदी पसंद नहीं है, आपको बीजेपी पसंद नहीं है, तो लेकिन जनता ने तो 240 सीटें दे के भेजा है ना। जनता ने तो 292 सीटें मोदी के अलायंस को दे दी है ना। क्या करिएगा आप? जी, अब वो किसी को झुंझुना दे, किसी को पकौड़े दे, किसी को चाय दे। नहीं, देखिए, नहीं, मेरा पहला इंटरेक्शन जो हुआ था बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से ऑन द डे द गवर्नमेंट की स्वेरिंग इन थी, तो हमने तो कांग्रेचुलेशंस भी कहा था, बधाई भी कही थी और बेस्ट विशेस कही थी, क्योंकि अंत में वो भारत सरकार है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी को, और पूरे देश को उसकी सुननी पड़ेगी। और हम चाहेंगे कि स्टेबल गवर्नमेंट हो, हम चाहेंगे स्टेबल गवर्नमेंट हो और स्ट्रांग ऑपोजिशन हो, क्रिएटिव इंटरैक्शन हो, जिससे देश सही पथ पे चले। लेकिन कुछ प्रश्न जो आते हैं उसका उत्तर रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए, रादर देन फाइंडिंग फॉल्ट्स इन द ऑपोजिशन। अगर हम पूछते हैं कि किस क्राइटेरिया पे आप स्पीकर बनाएंगे, किस पार्टी का हो सकता है, क्या आपका गठबंधन स्टेबल है हमारी कंट्री के लिए, तो हमारे में फॉल्ट फाइंड करके कि आपका पीडीए और ऐसा है और वैसा है, यू नीड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट योर गवर्नमेंट। अपनी पार्टी का आंसर करिए ना आप, कि स्पीकर के पद पे अफवाहें आई थी कि बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, क्या ऐसा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा था कि 4% रिजर्वेशन का प्रॉमिस अपने मैनिफेस्टो में चंद्रबाबू नायडू ने किया था मुसलमानों के लिए ओबीसी कोटा के बाहर, और आपकी पार्टी भाजपा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसके साथ सम्मिलित थी।
क्या अब जब सरकार बन रही है चंद्रबाबू नायडू की, तो आप लोग उस 4% को देंगे, कैसे देंगे या नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो गठबंधन क्या स्टेबल कहलाएगा? यह मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा मेरा मनीषा जी के लिए है। मनीषा जी, शायद आपको नहीं मालूम है कि इमरजेंसी के टाइम पे मिसेस इंदिरा गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 2 पार्टियों ने सपोर्ट किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक थी और दूसरी थी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जो कि मिसेस इंदिरा गांधी के एलाय बने थे और उनके साथ एलाय नहीं बने थे कभी। मिसेस गांधी की पार्टी के एलाय बाला साहब ठाकरे की पार्टी कभी नहीं बनी थी। एक उन्होंने इमरजेंसी में मिसेस इंदिरा गांधी और कांग्रेस को सपोर्ट किया था। उन्होंने बोला था इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी का सपोर्ट उन्होंने करा था। उन्होंने इंदिरा गांधी को डाइल्यूट मत करिए, नहीं किया था। नहीं, बाला साहब ठाकरे ने एलाय नहीं बने थे, मनीषा करने की जरूरत है। उन्होंने देश के हित में एक सपोर्ट दिया था। क्या सपोर्ट इमरजेंसी को? अरे अभी क्या बात पे उस पे लड़ना है? देखिए उस वक्त की परिस्थिति, उस वक्त शिवसेना एक बहुत नई पार्टी थी और बंदनी बाला साहब ठाकरे हमेशा हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करते थे और देश हित में आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने एक इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट दिया था। उसके बाकी कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिए आज की परिस्थिति में। अब उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट अगर आज लगा रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं। बाकायदा एक रूपरेखा बनी थी, उसके बाद उन्होंने भाई स्वर्गीय इंदिरा जी और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के बीच में पूछने वाले लोग, बताइए 62 के युद्ध में तो आपने चीन को समर्थन दिया था भाई, चीन को समर्थन दिया था। और जब एक कॉमरेड ने खून देने की बात की थी तो आपने उस कॉमरेड को कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो से निकाल दिया था। अब इतिहास में जाना है तो इतिहास में जाएंगे। नहीं, अब ये बीच में बिल बिलाएंगे क्या? नहीं, अब मैं तथ्य बोलूंगा तो ये बिल बिलाएंगे क्या? अमित जी, ये तरीका नहीं है। अमित जी, ये तरीका नहीं है। अभी वो मनीषा जी को इस प्रकार से अभद्र तरीके से बात कर रहे थे। मनीषा जी एक सम्मानित हमारी बड़ी नेता है, वो रोज डिबेट में नहीं आती तो उनके ऊपर इस प्रकार से चीख रहे थे। अब विवेक जी आपकी, विवेक जी बताइए खून किसने दिया था और खून देने के लिए किसको पॉलिट ब्यूरो से निकाला था? आपने इस बार के मैनिफेस्टो में लिखा है न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देंगे। आपने इस बार के मैनिफेस्टो में लिखा है कि अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन खत्म कर देंगे और ये बोलते चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आप चीन के सेंटेनरी सेलिब्रेशन में जाते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये चाइना की 100वीं जन्म जयंती के विषय पर कम्युनिस्ट पार्टी के उसके प्रोग्राम में जाते हैं। अरे महाराज, ये क्या है? ये इनका एक सेकंड आज के विषय पे आ जाइए। मनीषा काइंदे, अमित जमई और शहजाद पूनावाला। ओके, मैं आ रहा हूँ। अमित जमई, आपको बता रहा हूँ। अमित भाई, ये ठीक बात नहीं। अरे अमित जी, मेरी बात तो कैसे पूरी बात नहीं होती? अभी पूरी बात नहीं हुई है। नहीं, ये आप बोलिए, आप अभी भूमिका बना रहे थे। नहीं, मैंने सरकार बन चुकी है, इतना इनसिक्योर क्यों? 15 सेकंड ले ले, फिर अमित जमई प्लीज आप मुझे वक्त दीजिए। आप इन्हीं को दीजिए, उसके बाद पर पहले सरकार आपकी है, इतना इनसिक्योर क्यों है? मैं इनसिक्योर नहीं हूं। आपको 37 मिले, आपको लग रहा है दुनिया फतेह कर दिया आपने। चेहरे पे काहे 37 वाले दुनिया फतेह कर दिया। थोड़ा विनम्रता लाओ। ग्रेस मार्क से डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा है विनम्रता लाओ, अहंकार खत्म करो। तरीका नहीं हो सकता। अपने समय पर अपने हिसाब से अपना जवाब दूंगा। विपक्ष के 3 पैनलिस्ट हैं, हमारे 2 हैं। मोहन भागवत जी की बात, अच्छा एक सेकंड सर जो डॉक्टर मोहन भागवत की बात, इस पे जवाब दे देता हूं। डॉक्टर मोहन भागवत के कसीदे गाने वाले अखिलेश, अहंकार बंद करो। जो उन्होंने कहा है वो सही आप इनसे बुलवा ले या मुझे बात। आप 30 सेकंड में बोलिए, फिर अमित जमई बोलेंगे। एक तो ये है कि अखिलेश जी का स्टेटमेंट है कि बीजेपी की सारी जहरीली विचारधारा के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। आज इनको डॉक्टर मोहन भागवत में बड़ा कसीदा गाने का मन कर रहा है तो उनको बोलिए परम पूजनीय है। हम तो सरसंघचालक को कहा है अमित जमई, गिव हिम 30 सेकंड, फिर आपको मैं 1 मिनट दूंगा। अमित जमई, माय प्रॉमिस। अमित जमई कट्टर विचारधारा का इनकी टकराव स्ट्रेटजी यही है, इनकी स्ट्रेटजी यही है। नहीं, कोई स्ट्रेटजी हो हमारे शो में नहीं चलती। आप अपनी बात को रखिए। वो केवल यहाँ पर आता है इंटरप्शन ही करने के लिए। एनडीए पूनावाला साहब, मेरा निवेदन मानिए, आप अपनी बात को रखिए। अमित जमई, अच्छा आप पहले अमित जमई शांत हो जाइए। अभी चलने देंगे हम। अच्छा 30 सेकंड पूनावाला बोलिए। मैं बात रखूं? हाँ बोलिए। ये इंटरप्ट करेंगे हर 5 नहीं कर रहे हैं, अब आप बोलिए। अब पहली बात तो ये अच्छी बात है कि अब इनको प्रभु श्री राम भी समझ में आने लगे, इनको आरएसएस भी समझने आने लगी। ये अच्छी बात है। इनको राम मंदिर भी जाना चाहिए, वहां पर अवधेश पासी के साथ जय श्री राम के नारे, और हम जैसे सरसंघचालक जी को परम पूजनीय कहते हैं, आप भी कहना चाहिए। और उन्होंने जो संदेश दिया, भाई बताओ फिर से सरसंघचालक जी को, ये फिर से बताइए। नहीं, वहां पूरी बात हुई, बाकी के सवाल नॉट फेयर। फिर मैं भी इंटरप्ट करूंगा और मेरी इंटरप्शन बहुत भारी पड़ेगी। मेरी इंटरप्शन देखिए, कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी, ठीक है, सुदर्शन चक्र मत उठाने लगाइए। मुझे अपनी बात, श्री कृष्ण हो ना सामने दुर्योधन बैठा है,
भाई ऐसा है, मैं अपने आप की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि श्री कृष्ण जी के उसूलों पर मैं चलता हूं। श्री यहाँ कृष्ण पर के अगर असूलों महाभारत पर आप कर दें तो चलिए, महाभारत भी कर देंगे। लेकिन अब मुझे बोलने लेकिन दीजिए, लेकिन मेरी बात पार्टी तो इतनी कृष्ण देर जी में की मेरी पार्टी बात है। समाप्त हो जाती है। आपकी पार्टी किसकी पार्टी है? कृष्ण जी की मानने वाली पार्टी अच्छा, है। कृष्ण जी की मानने वाली पार्टी है ना। द्वारका में जब इन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि नौटंकी करने गए थे प्रधानमंत्री, क्यों नहीं हाँ बोला? बस जवाब दीजिए भाई, जवाब अब जवाब दे, अब बोलो कि द्वारका में नौटंकी करने गए थे। अच्छा अब शहजाद पूनावाला शांत। मथुरा में मंदिर के पक्ष में के खिलाफ देखो, अच्छा, ठीक है, मथुरा में मंदिर के पक्ष में खिलाफ में कृष्ण जी की पार्टी वाले बताएं। देखो, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, अरे भाई अखिलेश सवाल का यादव जवाब जी दीजिए, ने, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल क्या है? इंडिया अलायंस अभी उन्होंने यदुवंशी जो लड़ाई शुरू करी, बोलो द्वारका पर नौटंकी कहा राहुल गांधी ने क्या कहा? भगवान पहले सवाल का जवाब भगवान सिया रामचंद्र जी का जो आशीर्वाद था, फड़फड़ाओ मत, वो जवाब दो अखिलेश जी द्वारका को का। और राहुल जी को मिला, आपको नहीं मिला, आपको नहीं मिला। शांत और सुनिए, गाजीपुर वाले आपके मनोज सिन्हा, बड़का गवर्नर साहब, हरवाया उनको। निरंजन ज्योति फतेहपुर आपका मंत्री, उसको हरवाया। चुनाव लड़ रहा है क्या? टैनी मिश्रा आपका गृह मंत्री, उसकी सवाल द्वारका के अपमान के विषय पर था। 30 सेकंड। अरे पर वो सारी दुनिया की बातें बोल रहे हैं, मैं स्पेसिफिक सवाल का जवाब दे रहा हूं। बीजेपी में जो इनफाइटिंग चल रही है उसकी बात कर रहे हैं। वो सब उनके डिबेट का टॉपिक है। देखिए शहजाद, वाराणसी में प्रधानमंत्री ने जवाब देंगे, सैकड़ों मंदिरें गिराई, मोदी मुझे साहब अपनी बात ने पूरी करने सैकड़ों नहीं देंगे, मंदिरें खुद बात का गिराई। जवाब नहीं देंगे। तो इसमें की बहुत बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पे लिखा है, पीएम मोदी ने अपने समर्थकों से एक बड़ी अपील करी है। मोदी का परिवार कैंपेन पर बोले हैं प्रधानमंत्री कि चुनाव में आपने मेरा साथ दिया, आपने मुझे प्यार दिया, आपने मुझे अपना परिवारजन माना, आपके साथ से मुझे ताकत मिली, लेकिन अब इस कैंपेन को समाप्त करिए। एनडीए को तीसरी बार बड़ा बहुमत मिला है, यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने समर्थकों से अपील कर डाली है। मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं, मेरे साथ शहजाद पूनावाला, अमीक जमई, प्रोफेसर अनवर पाशा, मेरे साथ मनीषा कायंदे, ये तमाम लोग मौजूद हैं। मैं रुक करता हूं आपका अमीक जमई, पहले आपका दौर है। और अमीक जमई, मेरा स्पष्ट सवाल है, प्रधानमंत्री ने इस कैंपेन को तो समाप्त कर दिया, लेकिन इस कैंपेन से एक बड़ा फायदा मिला। देखिए, हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी को ये भरोसा करना चाहिए, इसी बार प्रधानमंत्री बन चुके, चेहरे पे चमक लाएं। देश के सामने जो गरीबी है, महंगाई है, किसानों का एमएसपी का सवाल है, जातिगत जनगणना का सवाल है, और आंध्रा और बिहार का स्पेशल पैकेज का जो ऐलान पहले भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत खुले दिल से बोला, 5,000 करोड़ ले लो, 6,000 करोड़ दे दूंगा, 7,000 करोड़ दे दूंगा, कैसे बिहार को गरीबी से गुर्बत से आगे लाया जाए। नीतीश जी का जो सपना है वो थोड़ा आगे ले आए। और हमारा ये कहना है कि जो यूपी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीटें प्रधानमंत्री की जो कम हुई हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, अलायंस में नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि सारी नौकरियों में पर्चा लीक हो रहा है, सारे जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें पर्चा लीक हो रहा है, तो बहुत बुरी हालत देश में है। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां पर विपक्ष में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में खटपट चल रही है, वहां पर आपकी पार्टी में भी खटपट चल रही है। संगीत सोम और संजीव बालियान दोनों आमने सामने हैं, क्या कहेंगे आप? उनमें से किसी ने भी आकर अधिकृत रूप से कोई बयान दिया? हाँ, संजीव बालियान ने दिया कि संगीत सोम ने हरवाया उनको। अच्छा, देखिए ऐसा है, आधिकारिक तौर पे दिया, हमारे कैमरा पे दिया बयान। चलिए, मुझे लगता है कि बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना है तो वो ठीक है, परंतु मुझे लगता है कि हम सब एक परिवार, हम तो देश की जनता। हरियाणा में भी ब्लेम गेम चल रही है, मैं समझ चुका हूं। अभी आपने इनको इतना लंबा मौका दिया, अब वो इंटरप्ट नहीं कर रहे तो आप बीच में मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, इन्होंने अभी कहा कि प्रधानमंत्री अपने चेहरे पर चमक लाए, नहीं, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 140 करोड़ लोगों के जनता के चेहरे पर चमक आए। और इन्होंने अभी 2-3 मुद्दे गिनवाए, मैं स्पेसिफिक मुद्दा गिनवाना चाहता हूं। इन्होंने एमएसपी की बात की, अमीक जमाई क्योंकि वामपंथी पृष्ठभूमि के भी रहे, केरल में एमएसपी नहीं है। गारंटी की बात आपने की थी ना, गारंटी देनी है तो पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां पर एक कानून पारित कर लो, एमएसपी के नीचे बेचेंगे तो कानूनी जुर्म होगा, कर दो ना। आप क्यों रुके हो केंद्र कानून के लिए? तीसरी बात मैं पूछना चाहूँगा ओबीसी कास्ट सेंसस के विषय में। पता है, अमित शाह जी ने तो बोला कि हमें से कोई ऐतराज नहीं, हमने तो बिहार में करवाया सर्वे, कर्नाटका में सर्वे का रिपोर्ट रुका हुआ है, हिमाचल में करवानी। 10 सेकंड और आखिरी बात, इन्होंने क्या कहा अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने, बताइए। वो बोलते हैं कि स्पीकर कौन बनेगा ये बता दे, हम स्ट्रैटेजी का विषय बता दे, पर एलओपी जिसका विषय पर कांग्रेस ने पास कर दिया रेजोल्यूशन, उस पर कुछ नहीं। बाकी मैं एक सवाल, वायनाड की सीट छोड़ने वाले राहुल गांधी ने बताया, अब विवेक जी मुझे बताया कि वायनाड की जनता के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अनवर पाशा, स्पेसिफिक जवाब। अनवर पाशा, 30 सेकंड शार्प। जी अमीश जी, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो कैंपेन अब खत्म हुआ।
मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह का हेट की एक फिजा बनाई थी कैंपेन के ज़माने में, ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, और अपने आप को एक पर्टिकुलर समुदाय के प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया था, उससे बाहर वो निकलेंगे और पूरे देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना काम करेंगे और सबके साथ न्याय करेंगे। मैं उनसे ये आशा करता हूँ। जी 10 सेकंड इस पर रिस्पॉन्ड। वोट जिहाद संविधानिक था? वोट जिहाद हिंदुओं को लुभाने के लिए था क्या पाशा जी? जरा एक बार बताइए इसमें। इतना डिलेड रिस्पॉन्स से ही जवाब मिल गया। अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा और आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। और आज जो मुद्दा मैं लेकर आया हूं वो सीधे सीधे देश के लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाले नीट एग्जाम को लेकर आजकल काफी हंगामा हो रहा है। 5 मई 2024 को 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने नीट का एग्जाम दिया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक 14 जून को इसके रिजल्ट्स का ऐलान होना था, लेकिन 10 दिन पहले यानी 4 जून को ही रिजल्ट्स की घोषणा कर दी गई। व्यूअर्स, इस जल्दबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा ये भी काफी हैरान करने वाली बात है कि परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स में 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 100% मार्क्स हासिल हुए हैं। यानी इन 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 नंबर मिले हैं। ऐसा पहली बार है इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को 100% नंबर हासिल हुए हों। 2023 में केवल 2 स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स मिले थे, नंबर मिले थे, जबकि 2022 में एक भी छात्र को पूरे नंबर नहीं मिल पाए थे। इससे भी बड़ी हैरानी की बात क्या है वो सुनिए। इस बार जिन 67 स्टूडेंट्स के 720 अंक आए हैं उनमें से 6 बच्चों का एग्जाम सेंटर हरियाणा में ही था। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका की तीसरी वजह यह है कि कुछ स्टूडेंट्स को 720 में से 718 और 719 मार्क्स हासिल हुए हैं, जबकि नीट नंबर स्कीम के हिसाब से यह संभव ही नहीं है। स्टूडेंट्स परेशान हैं, उनके परिवार, अभिभावक बहुत परेशान हैं। भविष्य की चिंता लिए ये छात्र सड़कों पर इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अगर नीट एग्जाम को लेकर जो आरोप लग रहे हैं वो सही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने फिलहाल एग्जाम के नतीजों के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पे जरूर रोक लगा दी है। रोक लगाने से माफ करिए इंकार कर दिया है। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से नोटिस जारी कर जवाब जरूर मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी, लेकिन इस बीच नीट एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए ने सफाई दी है कि परीक्षा केंद्र में समय बर्बाद होने के कारण ग्रेस नंबर दिए गए थे, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के नंबर ज्यादा आ गए हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने भी ग्रेस नंबर पाने वाले 1500 से ज्यादा छात्रों के नंबर्स के लिए समीक्षा के लिए 4 मेंबर कमेटी गठित कर दी है। हालांकि स्टूडेंट्स एनटीए के ग्रेस मार्क्स वाले दावों को खारिज कर रहे हैं। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है वहां से सभी स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा और जल्द मिलेगा। लेकिन नीट जैसे रिप्यूटेड एग्जाम की गरिमा बचाए रखने के लिए भारत की सरकार को भी कड़े और बड़े कदम उठाने होंगे। इस तरह के मामलों में ना तो ढिलाई की कोई गुंजाइश है और ना ही राजनीति की, क्योंकि यह राजनीति से परे मामला है।